सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे। राज्यपाल के पद से संबंधित जितनी भी संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्यपाल का पद, योग्यताएं, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ का प्रारूप, हटाने की प्रक्रिया, कार्यकाल और त्यागपत्र, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। कल हमने राज्यपाल की विशेषाधिकारों की भी बात कर ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। राज्यपाल की शक्तियों को हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ा था।
और हम राष्ट्रपति और राज्यपाल का यहाँ पे हल्का सा तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहेंगे साथ साथ में। यानी जब हम राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने इसमें क्या पढ़ा था, तो दोनों ही बातें हो जाएगी साथ में। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना भी हो जाएगी और साथ में हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा राष्ट्रपति रिवाइज भी हो जाएगा। शक्तियाँ पढ़ते हैं और शक्तियों में जो पहले हम शक्ति पढ़ेंगे वो है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ने से पहले जैसे हमने राष्ट्रपति में बात की थी, हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कार्यपालिका में होता कौन कौन है। और हमने पढ़ा था, देखिए क्योंकि हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो हम राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका में एक तो होते हैं स्वयं राज्यपाल होते हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के साथ एक अपनी मंत्री परिषद होती है और एक हम इसमें लिखते हैं एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। तो ये राज्य की कार्यपालिका है, इसमें राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद है, महाधिवक्ता है। जब हम केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे थे तब हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी और एक और पद का जिक्र किया था CAG, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। राज्य स्तर पर CAG जैसा कोई पद नहीं होता, बल्कि राज्य में CAG का जो काम करना है वो सेंटर वाला CAG ही करता है। यानी राज्य का अपना कोई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब देखिए मुख्यमंत्री हैं, मंत्री परिषद है और एडवोकेट जनरल है यानी कि महाधिवक्ता है। इनसे संबंधित राज्यपाल की जो भी शक्तियाँ होंगी उनको हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए क्या कुछ होता है। राज्यपाल की तो बात हो रही है, इसको तो साइड में निकाल लेते हैं। अब राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जैसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां हैं क्या क्या। तो पहली शक्ति है राज्यपाल की कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। यानी कि इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। प्लस इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। प्लस इनको हटाने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास। हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अब अगर हम देखें तो डायरेक्टली मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, लेकिन कुछ सीमा तक जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। आगे देखेंगे कैसे होता है। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर होती है। जब किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जिस दल का बहुमत होता है, जो भी वहाँ का क्षेत्रीय दल है या फिर वहाँ अगर कोई राष्ट्रीय दल है या फिर मान लीजिए कोई भी दल है, जिस दल का बहुमत है, बहुमत का मतलब मैंने आपको बताया है 50% प्लस 1, यानी आधे से एक अधिक सीटें जिस भी दल के पास है वह दल बहुमत में है, तो उस दल का जो नेता होगा उस नेता को राज्यपाल CM के रूप में अपॉइंट करेंगे, मनोनीत करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, बात को सुनते जाना, अगर किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल के पास एक ऐसी स्वविवेकी शक्ति है कि राज्यपाल किसी भी सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। हालांकि बहुमत नहीं है लेकिन फिर भी सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, या फिर राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति जी को कर सकते हैं। ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। उसके बाद में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब मुख्यमंत्री बताएंगे कि किस किस व्यक्ति को किस किस क्षेत्र में मंत्री के रूप में नियुक्त करना है, ये बताएगा तो मुख्यमंत्री, लेकिन इनकी फाइनली नियुक्ति कौन करता है,
राज्यपाल। और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, इन सभी को शपथ दिलाते हैं। ये तो है राज्य की कार्यपालिका। अब इसमें 2-3 बातें और भी हैं, हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। ये जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन सभी के जो कुलपति होते हैं, उन कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? उन कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, इसलिए राज्यपाल प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। किसी भी राज्य की बात कर लो, उसमें जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका कुलाधिपति कौन होगा? राज्यपाल होंगे। और कुलपति की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करते हैं। तो ये भी अपने आप में थोड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कार्यपालिका शक्तियों में इतना ही है। अगली जो पावर है वो है व्यवस्थापिका शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स, व्यवस्थापिका शक्तियां। अब व्यवस्थापिका शक्तियों को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि व्यवस्थापिका में कौन कौन होता है। अब देखिए, व्यवस्थापिका में होता है विधानसभा, व्यवस्थापिका में होती है विधान परिषद। तो इनसे संबंधित राज्यपाल की जो भी शक्तियां हैं वो व्यवस्थापिका शक्तियों के अंतर्गत गिनी जाएगी। मैं आपको पहले एक हल्का सा परिचय इधर राष्ट्रपति का दे देता हूं, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, हालांकि आजकल ये मनोनयन बंद हो गया है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बनकर लागू हुआ, उस 104वें संविधान संशोधन के तहत राज्य विधानसभा में और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन था उसको समाप्त कर दिया गया है 25 जनवरी 2020 को। और जो SC ST आरक्षण था राज्य विधानसभा और लोकसभा के संदर्भ में, उसको आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा हल्का सा परिचय इसका कर लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा में विशेष ख्याति प्राप्त है। ये हमने 2 बातें पढ़ी। अब हम इसी को राज्यपाल के संदर्भ में लागू करते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा? गवर्नर, क्योंकि वहां पर शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति ने। तो प्रश्न आ जाए कि विधानसभा और विधान परिषद, या सीधा पूछ ले कि विधायकों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, या विधायकों को शपथ दिलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राज्यपाल में। ठीक है। अब देखिए, विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन पद का प्रावधान था, हालांकि अब नहीं है लेकिन था। और अगर था तो राज्य में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करता था? तो मनोनीत करते थे राज्यपाल। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। पहली बात तो भारत के सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ऐसे राज्य भी हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर एक सदनीय है। 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें से यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिनका जो विधानमंडल है द्विसदनीय है।
द्विसदनीय का मतलब कि यहाँ पर विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो सिद्धांत ये कहता है, संविधान ये कहता है कि उस विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या जितनी भी है उसका 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। जिस तरीके से राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर, उसी तरीके से अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेंगे विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा में विशेष ख्याति के आधार पर। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है ही नहीं तो वहां पर यह प्रावधान लागू होगा ही नहीं, लेकिन अगर है तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जी द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब हालांकि देखिए, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कि विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। विधान परिषद के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन मैंने आपको बताया था, जैसे लोकसभा में शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही राज्यपाल भी विधानसभा में शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। जिस तरीके से लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है वैसे ही विधानसभा यानी राज्य विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर होता है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रोटेम स्पीकर जैसे किसी पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो देखिए, दो बातें हो गई कि विधान मंडल के सभी सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। विधानमंडल में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में और 1/6 सदस्य विधान परिषद में, उनका मनोनयन राज्यपाल करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 123 के तहत प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश शक्ति है, अध्यादेश शक्ति, उसी तरीके से अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास भी अध्यादेश शक्ति है। यानी जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा और राज्य के लिए कोई कानून एकाएक आवश्यक हो जाए, एकाएक कोई कानून बनाना पड़े, विधानमंडल का सत्र अभी हाल ही में नहीं बुलाया जा सकता, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए एक अध्यादेश जारी करेंगे और वो अध्यादेश क्या होगा? एक कानून होगा। वो कानून उतना ही वैलिड होगा जितना राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून, परंतु इस अध्यादेश की जो समय सीमा होगी वो होगी 6 सप्ताह है। और मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि 6 सप्ताह है, अगला सत्र आरंभ होने की पहली तारीख से शुरू होगा। दोबारा बता देता हूं, मान लेते हैं कि 1 जनवरी को अध्यादेश शुरू किया गया, सिर्फ एग्जाम्पल है, 1 जनवरी को अध्यादेश शुरू किया गया, सत्र नहीं चल रहा है और अगला सत्र शुरू होता है मान लेते हैं 1 जून को, सिर्फ मान रहे हैं हम 1 जून को। अब देखिए, जैसे 1 जनवरी शुरू हुई, 1 जनवरी से हमने अध्यादेश शुरू कर दिया, 1 जनवरी से लेकर ये चलता रहेगा 1 जून तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 5 महीने ये ऑलरेडी चल चुका है। 5 महीने का मतलब है 150 दिन। जबकि हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है? 42 दिन। लेकिन ये 42 दिन गिने कहाँ से जाएंगे? जब 1 जून को विधानसभा का सत्र बुलाया गया, इस 1 जून से लेकर 42 दिन गिने जाएंगे, यानी कि 6 सप्ताह है। इससे पहले जो ये टाइम था, यहाँ पर अध्यादेश चलता तो रहा था, अध्यादेश लागू भी हुआ, अध्यादेश का पालन भी करना पड़ा, लेकिन ये जो अवधि है ये 42 दिनों में गिनी नहीं जाएगी। ये जो अवधि है वो 42 दिनों में गिनी नहीं जाएगी। तो अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह है। कब से गिनी जाती है? अगला सत्र आरंभ होने की पहली तारीख से। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की तुलना करते हैं तो लगभग अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल में सेम है।
आपको प्रेसिडेंट के अनुच्छेदों में 89 जोड़ते जाना है, तो गवर्नर के अनुच्छेद आते रहेंगे अपने आप। हालांकि सभी अनुच्छेदों में ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो अपवाद हैं, उनको छोड़ दो तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अनुच्छेदों में आप 89 जोड़ते जाएंगे तो लगभग लगभग आपको क्या है कि राज्यपाल वाले अनुच्छेद मिलते रहेंगे। जैसे हम व्यवस्थापिका शक्ति पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति, देखिए मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन आहूत करते हैं, यानी कि संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 में। अब आपके सामने ये प्रश्न है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के अधिवेशन आहूत करते हैं और उनका सत्रावसान करते हैं। तो आपको मैंने बताया इसमें कितना जोड़ना है, 89, 5 और 9 14, 8 और 16 और 1 17, तो क्या हो जाएगा 174। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधिवेशन आहूत करते हैं। सेम चीज़ है, आपको 85 में 89 जोड़ना है और आपको राज्यपाल का अनुच्छेद मिल जाएगा, और बात सेम लिखी हुई है। वहाँ पे संसद है तो यहाँ पे विधानमंडल करना है, वहाँ पे राष्ट्रपति है तो यहाँ पे राज्यपाल करना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, फिर हम इधर राज्यपाल की बात करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था कि जब संसद से कोई भी प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होते थे। ऑप्शन नंबर 1 कि राष्ट्रपति जी ने आते ही उस पर साइन कर दिया तो वो प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया, वो कानून बन गया। दूसरा था कि राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं भाई, इस प्रस्ताव में थोड़ी सी संशोधन की गुंजाइश है, मैं इसको वापस लौटा रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। यानी कि एक बार उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते थे, और अगर संसद ने इसको दोबारा से पारित कर दिया तब राष्ट्रपति को उस पर साइन करने होते थे। यानी एक बार, नोट करना शब्दों को, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को। और तीसरा है कि राष्ट्रपति ने न तो हाँ की और न ना की, हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की। भाई न तो ये कहा कि भाई प्रस्ताव को पारित करता हूँ, नहीं ये कहा कि नहीं करता, न ही उसको वापस भेजा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो, जेवी निषेधाधिकार। यानी फाइनली राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को पारित होने नहीं देना चाहते। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। देखिए संविधान का अनुच्छेद 200 ये कहता है कि जब राज्य विधानमंडल से कोई प्रस्ताव पारित होकर राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए आता है तो राज्यपाल के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन थे, राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन हैं। पहला तो राज्यपाल ने साइन कर दिया तो वो प्रस्ताव क्या है? कानून बन जाएगा। दूसरा, राज्यपाल ने कहा कि भाई नहीं, इसको मैं वापस लौटा रहा हूँ, तो राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह उस प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब लौटा दिया, अगर वो प्रस्ताव पारित होकर दोबारा से राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल को साइन करना पड़ेगा। तीसरा है कि राज्यपाल ने न तो हाँ की न ना की, सेम वैसा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉकेट वीटो। चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि राज्यपाल ने उपरोक्त तीनों ही बातों का प्रयोग नहीं किया, प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को कहाँ भेज दिया? उस प्रस्ताव को भेज दिया राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। यानी राष्ट्रपति जी बताएंगे कि इस प्रस्ताव पे क्या डिसीजन लेना है। यानी फाइनली उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकते हैं राज्यपाल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, राज्यपाल के पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब वो प्रस्ताव गया राष्ट्रपति के पास। ये प्रस्ताव आया कहाँ से है? राज्य विधानमंडल से। राज्य विधानमंडल से, राज्य विधानमंडल से प्रस्ताव राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल से प्रस्ताव गया राष्ट्रपति के पास। अब इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति क्या एक्शन ले सकते हैं? अब यहां पर अनुच्छेद काम कर रहा है 201। इस प्रस्ताव में भी राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कि राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया तो उस राज्य के लिए वो कानून बन जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया।
दूसरा है कि राष्ट्रपति ने न तो हाँ की और न ना की, फिर वही ऐसी पॉकेट वीटो हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति जी नहीं चाहते कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। तीसरा जो ऑप्शन है वो बड़ा मजेदार है कि राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को वापस लौटा सकते हैं राज्यपाल के पास और राज्यपाल इसको भेजेगा विधानमंडल के पास। लेकिन यहां पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि देखिए, जब संसद से कोई प्रस्ताव आया था राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति ने एक बार वापस लौटाया था, या यूं कहें कि एक बार वापस लौटा सकते थे। राज्यपाल के पास प्रस्ताव आया तो राज्यपाल भी एक बार लौटा सकते थे। लेकिन राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को कितनी भी बार वापस लौटा सकते हैं, इसकी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, उस प्रस्ताव को कितनी भी बार राष्ट्रपति वापस लौटा सकते हैं। वो प्रस्ताव वापस कहाँ पे आएगा? विधानमंडल के पास। और अब राज्यपाल की भूमिका रहेगी कि राज्यपाल 6 माह के भीतर उस प्रस्ताव को दोबारा से पारित करवाकर कहाँ भेजें? राष्ट्रपति के पास। अब राज्यपाल उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते स्वयं, क्योंकि एक बार अगर कोई प्रस्ताव हमने राष्ट्रपति को भेज दिया तब उस प्रस्ताव पर निर्णय लेने का फाइनली अधिकार किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। शब्दों को समझना, राज्य विधानमंडल से कोई प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस पर हाँ कर सकते हैं, उस पर पॉकेट वीटो कर सकते हैं, उस प्रस्ताव को कितनी भी बार वापिस लौटा सकते हैं। ये बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। और इसमें एक बात ये भी कही गई है कि अगर कोई प्रस्ताव हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्ति में कमी करने वाला है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्ति में कमी करने से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव किसी राज्य में तैयार हो रहा है तो राज्यपाल उसको फाइनल स्वीकृत नहीं कर सकते, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजना ही होगा। आप मेरे ख्याल से मेरे शब्दों को समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई राज्य है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं। अगर मान लेते हैं राजस्थान विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें राजस्थान के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्ति में कमी करने का प्रावधान है, तब राजस्थान के राज्यपाल इस प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगा सकते। फाइनली इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजना ही होगा, ये अनिवार्य है। तो ये है राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर्स, व्यवस्थापिका शक्ति। तीसरी जो हम राज्यपाल की पावर्स पढ़ने वाले हैं वो है न्यायिक शक्तियां, जुडिशरी पावर्स। देखिए, पहली बात तो न्यायिक शक्तियां शब्द मैंने पहले ही कहा था सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि न्यायिक शक्तियां केवल न्यायपालिका की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर न्यायिक शक्तियों का मतलब ये है कि राज्यपाल की ऐसी शक्तियां जिनका संबंध न्यायाधीश या न्यायपालिका से है, इस कारण से इसको हम न्यायिक शक्तियां बोल देते हैं। वैसे न्यायिक शक्तियां किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी की हो ही नहीं सकती, न्यायिक शक्तियां केवल और केवल न्यायपालिका की ही हो सकती है। अब देखिए क्या क्या न्यायिक शक्तियां हैं। हमने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 72 पढ़ा, हमने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पढ़ी। ये किसकी है? प्रेसिडेंट की। आप इसमें 89 जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, 1 8 और 8 16, 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की जुडिशरी पावर का उल्लेख है, सॉरी क्षमादान शक्ति का उल्लेख है, क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या क्या फर्क है। देखिए, पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा का परिहार कर सकते हैं, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा का लघुकरण कर सकते हैं, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा के लिए विलंब या फिर पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं।
ये 4 ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास जब कोई क्षमादान याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। देखिए, परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब होता है सजा को कम करना, और लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति बदलना। अब देखने में यूं लग रहा होगा कि लघुकरण का मतलब होना चाहिए सजा कम करना, जबकि ऐसा नहीं है। लघुकरण का मतलब है सजा की प्रकृति बदलना। विलंब का अर्थ है कि सजा को कुछ समय के लिए रोकना, कुछ समय के लिए सजा को रोकना। और पूर्णतः माफ का मतलब होता है कि व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर देना। न सजा को कम किया गया, न प्रकृति बदली गई, न सजा को कुछ समय के लिए रोका गया, बल्कि व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर दिया। राष्ट्रपति ऐसा भी कर सकते हैं अगर कोई दया याचिका राष्ट्रपति के पास आती है। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल क्या कुछ कर सकता है। राज्यपाल भी सजा का परिहार कर सकते हैं। राज्यपाल भी किसी भी सजा का लघुकरण कर सकते हैं। राज्यपाल के पास भी विलंब शक्ति है और राज्यपाल किसी व्यक्ति को पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं। इसका मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति में कोई फर्क नहीं है, फर्क है। हम देखते हैं क्या है। परिहार, लघुकरण, विलंब, ये 3 तो ऐसी शक्तियां हैं राज्यपाल की जो किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा के संदर्भ में राज्यपाल इनका प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो रखी है, यानी कि किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, तो उस सजा के लिए राज्यपाल परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, विलंब कर सकते हैं, लेकिन उस सजा को राज्यपाल पूर्णतः माफ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति इस सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद है, राज्यपाल उसको पूर्णतः माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति पर 10 लाख का जुर्माना है, राज्यपाल उसको पूर्णतः माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा है, राज्यपाल उसको पूर्णतः माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है, राज्यपाल उसको पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। तो ये फर्क है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, राज्यपाल उस व्यक्ति को पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। एक तो ये फर्क है। दूसरा है कि कोर्ट मार्शल से संबंधित अगर कोई दया याचिका है, कोर्ट मार्शल से संबंधित अगर कोई दया याचिका है, तो ऐसी दया याचिका राज्यपाल के पास प्रेषित नहीं की जाएगी। कोर्ट मार्शल से संबंधित दया याचिका को सुनने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। न्यायिक शक्तियों में अगला जो बिंदु हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, हालांकि नियुक्ति की हमने बात की थी, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो इस संदर्भ में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। रोल है। रोल सिर्फ कितना है? सिर्फ और सिर्फ परामर्श देने का। अब उस परामर्श को मानना या न मानना ये भी बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने परामर्श दे दिया तो माना ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि न माना जाए। लेकिन हाँ, एक औपचारिकता कह सकते हैं आप इसको, एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि राज्यपाल से इतना परामर्श जरूर किया जाता है कि इस न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है। और दूसरा, जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा। तो न्यायाधीशों के संदर्भ में इतना ही रोल है। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं किसी मुद्दे पर, जिसको हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा था। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट राज्यपाल के संदर्भ में नहीं है, यानी राज्यपाल हाई कोर्ट से किसी भी प्रकार का परामर्श प्राप्त करें, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ऐसा प्रावधान केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है। तो ये है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति और न्यायिक शक्ति, 3 शक्तियों की हम बात कर चुके हैं। फाइनेंशियल पावर्स। वित्तीय शक्तियों में देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, सेम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
पूर्व अनुमति का मतलब है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल से पहले ही परमिशन ले ली जाती है कि हम इस धन विधेयक को लोकसभा में या विधानसभा में रखने वाले हैं। तो इसी तरीके से राज्यपाल से भी पहले ही अनुमति ले ली जाएगी कि ऐसे ऐसे करके इस धन विधेयक को हम विधानसभा में रख रहे हैं। तो धन विधेयक की पूर्व अनुमति कौन देता है? विधानसभा में राज्यपाल और संसद यानी लोकसभा में राष्ट्रपति। और जब विधानसभा से और विधान परिषद से वो धन विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधेयक ऑलरेडी राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में रखा गया था। पहला तो ये है। दूसरा है, जिस तरीके से अनुच्छेद 280 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल भी प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्यपाल भी वित्त आयोग का गठन करते हैं और वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं होती है उन अनुशंसाओं को विधानसभा में, विधानमंडल में प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये है वित्तीय शक्तियाँ। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किसी भी प्रकार का धन निष्कासित कर सकते हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 267 के तहत ही राज्यपाल भी आकस्मिक निधि पर अपना अधिकार रखते हैं। अनुच्छेद 266 में संचित निधि है केंद्र की भी, और अनुच्छेद 266 में ही राज्य की संचित निधि का उल्लेख है। 267 के तहत राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि और 267 के तहत ही राज्यपाल की आकस्मिक निधि का भी उल्लेख है। डिस्क्रेशन पावर ऑफ गवर्नर, स्वयं विवेकीय शक्तियाँ। अब ये स्वयं विवेकीय शक्तियाँ ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेकीय शक्तियाँ हैं लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों का उल्लेख साफ साफ अनुच्छेद 163 में मेंशन है। 163 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि राज्यपाल कुछ कार्य स्वयं विवेक से कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति भी कुछ कार्य स्वयं विवेक से कर सकते हैं, लेकिन इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन की अगर हम बात करें तो स्वयं विवेकीय शक्तियों के संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों का उल्लेख साफ साफ संविधान में कर रखा है। अब कौन कौन से अनुच्छेद हैं या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राज्यपाल स्वयं विवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? नंबर 1, अनुच्छेद 370। हालांकि आजकल अनुच्छेद 370 निष्क्रिय हो गया है, लेकिन हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पास स्वयं विवेकीय शक्तियाँ थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र के 2 क्षेत्र हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राज्यपाल स्वयं विवेक से एक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं। विकास बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं अपने स्वयं विवेक से, अपने विवेक से। किसी भी तरीके का अन्य कोई पॉलिटिकल प्रेशर उन पे नहीं होता, ये उनकी डिस्क्रिप्शन पावर है। इसी तरीके से अनुच्छेद 371 के तहत ही गुजरात के 2 प्रांत हैं, कच्छ और सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के लिए भी, कच्छ और सौराष्ट्र के लिए भी इसी तरीके के विकास बोर्ड का गठन राज्यपाल स्वयं विवेक से कर सकते हैं। तो हालांकि इसके अलावा 371 A, B, C, D आगे काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान हैं, उन सभी का जिक्र हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के पास स्वयं विवेकीय शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास भी स्वयं विवेकीय शक्तियाँ हैं, परंतु संविधान में उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है।
तो ये राज्यपाल की शक्तियाँ थी जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के विषय में हम इतना ही अध्ययन करना था। कल हम राज्य विधानसभा विधानमंडल से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।